नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात मजहब बनाम महिला अधिकारों की। मुस्लिम समाज में महिलाओं के अधिकार पर इन दिनों एक बार फिर बहस तेज है। ताज़ा मामला उत्तराखंड की रहने वाली सायरा बानो नाम की एक महिला का है। 13 साल से विवाहित और 2 बच्चों की मां सायरा बानो के पति ने एक चिट्ठी लिखकर उन्हें तलाक दे दिया। सायरा बानो का कहना है कि उनके पति रिजवान का ये तलाक बिदअत कुरान सम्मत नहीं है। उन्होंने अदालत में निकाह हलाला और बहु पत्नी प्रथा को भी चुनौती दी है। सायरा ने गुजारिश की है कि इन तीनों ही प्रथाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाएं गरिमा में जीवन जी सकें। सायरा बानो की इन मांगों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहकर ठुकराने की कोशिश की है कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर न्यायपालिका विचार नहीं कर सकती। सायरा बानो एक मिसाल है, लेकिन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की तरफ से भी इस सवाल को जोर शोर से उठाया जा रहा है। ये कोशिशें बताती हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर वक्त के साथ चलने की एक नव जागृत चेतना उभरी है और वो मुस्लिम कानून में अपने लिए सम्मान की जिंदगी चाहती हैं। सवाल है कि जुबानी तलाक को रोकने की ये मांग कितनी जायज है और क्या न्याय के इस सवाल को मजहब की आड़ में दबाया जा सकता है? क्या मुस्लिम समाज में महिला को सम्मान से जीने का हक नहीं है? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। राजबहस में शामिल होने के लिए जो लोग हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं ताहिर महमूद साहब। आप पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। आपने मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के अलावा धर्म और समाज पर तमाम किताबें लिखी हैं और इसके अलावा शाहबानो मामले में जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया था, उस बिल को ड्राफ्ट करने में भी आपका बड़ा रोल रहा है। आपने कई तरह के आर्टिकल भी धार्मिक मुद्दों पर लिखे हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में डीन भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ताहिर महमूद साहब। हमारे साथ इसके अलावा हैं आरिफ मोहम्मद खान। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और शाहबानो मामले में जब बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था तब आप उसके विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं और तब आप काफ़ी सुर्खियों में रहे। और इसके अलावा हमारे साथ हैं जीनत शौकत अली। आप फाउंडर डायरेक्टर जनरल हैं। विजडम फाउंडेशन आपका संगठन लैंगिक समानता के लिए काम करता है। आपने मुस्लिम समाज में महिलाओं के मुद्दों पर तमाम किताबें लिखी हैं और काम किया है। हमारे साथ इसके अलावा हैं प्रिया हिंगोरानी। आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर अस्मा जहरा भी हैं और इसके अलावा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। एक मुस्लिम महिला अपने अधिकारों के बेहद अहम सवाल को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उसने तलाक बिदअत, निकाह हलाला और 4 पत्नियां रखने की प्रथाओं को चुनौती दी है। 13 साल से विवाहित और 2 बच्चों की मां सायरा बानो को उनके पति रिजवान ने पिछले अक्टूबर में तलाक दे दिया था। अब सायरा बानो की गुजारिश है कि तलाक के उस दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे। ट्रिपल तलाक अन्य देशों हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें खत्म हो गया है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में भी खत्म होना चाहिए ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको लाभ मिले और उनके साथ अन्याय ना हो। सायरा की दलील है कि तलाक बिदअत यानी 3 बार बोलकर तलाक देने की प्रथा कुरान सम्मत नहीं है। इसके कारण महिलाएं गुलाम की हालत में रहती हैं। निकाह हलाला के तहत तलाक के बाद पुरुष दोबारा उसी महिला से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि उसका किसी और मर्द से विवाह और तलाक ना हो जाए। सायरा का कहना है कि ये प्रथा एक तरह से बलात्कार को सही ठहराती है। बहुपत्नी प्रथा के मुताबिक मुस्लिम पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की छूट है। सायरा का कहना है कि ये प्रथा एक तरह से मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति बना देती है। सायरा ने गुजारिश की है कि इन तीनों प्रथाओं को रद्द कर दिया जाए ताकि मुस्लिम महिलाएं गरिमा में जीवन जी सकें। उसकी याचिका में कहा गया है कि इन प्रथाओं को समर्थन देकर इमाम और मौलवी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी ये प्रथाएं नागरिकों के समता, स्वतंत्रता, भेदभाव से मुक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं।
खास बात यह है कि अब महिलाओं की बराबरी के हक की आवाज़ मुस्लिम समुदाय के अंदर से उठ रही है। मुस्लिम महिलाओं के संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने तलाक बिदअत के खिलाफ जन सुनवाइयां आयोजित की हैं। इस संस्था ने मुस्लिम महिलाओं के बीच सर्वे किया तो सामने आया कि 92% मुस्लिम महिलाएं तलाक बिदअत और बहुपत्नी प्रथा के खिलाफ हैं। 75% बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की पक्षधर हैं। क्या उलेमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस नवजागृत चेतना की अनदेखी कर पाएंगे? फिलहाल शायरा बानो की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। उसने केंद्र सरकार से 6 हफ्तों के अंदर इस बारे में अपनी राय जताने के लिए कहा है। साथ ही यूपीए सरकार के समय महिलाओं से संबंधित कानूनों पर विचार के लिए बनी एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भी मांगी है। खबरों के मुताबिक उस समिति ने इस्लामिक बताई जाने वाली कई प्रथाओं में सुधार की सिफारिश की थी। साफ है, मजहबी संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद मुस्लिम महिलाओं का संघर्ष अब रंग ला रहा है। लेकिन क्या ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? ताहिर महमूद साहब, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। आज मुस्लिम महिलाएं ये बार बार कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया जाना चाहिए, ओरल तलाक को बैन कर दिया जाना चाहिए। आपने कहीं हाल ही में बोला है कि द लॉ इन इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को एंड फिलीपींस, सुडान, सीरिया, यूएई एंड येमेन have totally de-recognized the concept of triple talaq and halala. It is high time India followed suit and saved countless Muslim families from devastation. इसका मतलब मैं जानना चाहती हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? जो मैंने सवाल उठाया कि मुस्लिम महिलाएं मांग कर रही हैं कि ओरल तलाक को बैन कर दिया जाना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए, इसका मतलब आप भी इसके समर्थन में हैं? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये जो आपने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में जो ये बात कही कि 1986 में शाह बानो के केस के बाद जो कानून बना था उसके ड्राफ्ट करने में मैंने कोई रोल अदा किया था, ये बात बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है। वो बिल का ड्राफ्ट मुझे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन जिन्हें मौलाना अली मियां कहा जाता था, उन्होंने भेजा था और वो ड्राफ्ट इंतहाई नाक़िस, नहायत बेकार किस्म का ड्राफ्ट था। मेरी नाक़िस राय में क़ानून के ख़िलाफ़ भी था, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी था, कुरान के ख़िलाफ़ भी था। तो मैंने उस बिल को पूरी तरह से रीड्राफ्ट करके मौलाना अली मियां की खिदमत में भेजा था, जिसके बाद उन्होंने मुझे बुलवा के ये कहा कि हम बहुत जल्दी में हैं और हमें यह कानून पास करवाना है, लिहाजा हम आपके ड्राफ्ट को इस वक्त नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हमारे साहिबान ने, हमारे लोगों ने ड्राफ्ट किया है, वही बिल जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा। बाद में हम आपके ड्राफ्ट की रोशनी में अब उस कानून को नाफिज चेंज करवाने की, उसमें अमेंड करवाने की कोशिश करेंगे। ये उससे उस वक्त कहा गया था। ये अच्छा किया आपने इस बात का खुलासा किया और देश की जनता को कम से कम पता चला कि उस वक्त क्या हुआ था। लेकिन अब जो आप मौजूदा वक्त में जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये स्टेटमेंट कि मैं मौजूदा वक्त में दे रहा हूँ, ये भी सही नहीं है। ये बात मैं 1972 से कह रहा हूँ, 1972 कह रहा हूँ और लिख रहा हूँ। मेरी पहली किताब 1972 में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ने शाये की थी, जिसमें मैंने तमाम मुस्लिम ममालिक में क्या कवानीन हैं उनका खुलासा किया था और कहा था कि ट्रिपल तलाक किसी भी मुस्लिम मुल्क में इस वक्त 1-2 को छोड़ के नाफिज नहीं है। उसकी इस्लाह हो चुकी है, उसका रिफॉर्म हो चुका है, तो उसी तरह से रिफॉर्म यहाँ हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं कितने सालों से ये बात कह रहा हूँ। ये बात सही है कि ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम ममालिक में जो है वो आम तौर पर नाफिज नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए आपको ये बताना है कि मौजूदा कानून हिंदुस्तान में क्या है। असल में बात यह है कि लोग जो हैं आम तौर पर कानूनी बारीकियों से, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से वाकिफ़ ही नहीं होते। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, कानूनी सूरत हाल ये है कि तलाक जो जिसे आप ट्रिपल तलाक कह रही हैं, कि वो ट्रिपल तलाक कानून के मुताबिक हिंदुस्तान में भी नाफिज नहीं होती है। लेकिन ये बात लोगों को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फ़ैसला दिया है और उसका क्या इम्पैक्ट है और उसका क्या इफ़ेक्ट है। न लोगों को मालूम है और न लोग उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं। जी, जो महमूद साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे कानून के मुताबिक भी ये ट्रिपल तलाक कहीं से जायज़ नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि मुस्लिम महिलाओं तक
महिलाओं तो छोड़िए, मुस्लिम समाज को इसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है। देखिए, असल बात ये है कि जब तक ये समझा जाता रहेगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं, उनको ये हक है बताने का कि इस्लामी कानून क्या है, तब तक, और इनके ऊपर, और इस वक्त नहीं कहा है मगर ताहिर महमूद साहब ने इसके ऊपर पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर बैन लगाने की बात की है, जिसे मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही बात है। तो आप 3 तलाक की बात कर रही हैं, ये मेरे पास पर्सनल लॉ बोर्ड का पब्लिकेशन है, एक ही किताब छापी है उन्होंने, इसमें 3 तलाक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आप, इसको इन्होंने नाम दिया है किताबे मुस्तबीना मरसूमा, यानी अगर दीवार पे भी तलाक लिख दी और बीवी को डायरेक्ट एड्रेस भी नहीं किया, उसको बेचारी को ये पता भी नहीं है कि मुझे तलाक दे दी, तो भी ये किताब कह रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब, कि तलाक हो गई। ये किताब कह रही है कि अगर किसी के कान पर बंदूक लगा दी जाए और उससे जबरन तलाक दिलवा दी जाए उसकी बीवी को, ये किताब कह रही है तलाक हो गई। अगर लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, ये किताब मानना कितना जरूरी है, और क्या ये किताब कुरान सम्मत है? आम मुसलमान की बात मत करिए, सारा मसला ये है कि अभी जो नाम लिया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हिंदुस्तान में जिस किस्म का हमारी तारीख है, हमारे मुल्क की में जिस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स, झगड़ा क्या था, मुस्लिम लीग कहती थी कि हमें सोल स्पोक्समैन माना जाए। आज पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हर मुस्लिम मामले में सरकार हमसे बात करे, हम सोल स्पोक्समैन हैं। लेकिन आप लोगों के रहते हुए ऐसा क्या है कि उनकी ताकत इतनी बढ़ती जा रही है और आप लोग की आवाज दब जा रही है? अगर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उन लोगों को पैट्रनाइज करेगा तो आप उन लोगों से लड़ सकते हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, उन लोगों से लड़ सकते हैं जो कम्युनल हैं, लेकिन अगर पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, और आपने चूंकि ये सवाल किया है तो मैं आपसे कहता हूं, मौलाना अली मियां ने अपनी बायोग्राफी में मुस्लिम, आपने ताहिर महमूद साहब का नाम सही नहीं लिया कि वो ड्राफ्टिंग में शामिल थे, किसको क्रेडिट दिया है? नजमा हेपतुल्ला को। पूरा क्रेडिट उन्होंने, सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया है श्रीमती नजमा हेपतुल्ला को। श्री नजमा हेपतुल्ला कहां है? जब पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पैट्रनाइज करेगा उन लोगों को, ये मामला, और मैं आपसे एग्री नहीं करता कि मुसलमान औरत का मामला है, ये भारतीय नारी का मामला क्यों नहीं है? ये भारत के नागरिक का मामला क्यों नहीं है? क्यों उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदू और मुसलमान नहीं, मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं कर सकते। इस्लाम इक्वलिटी का मजहब है। लेकिन आप जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये कि दरअसल ऐसी वॉइसेस को पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है और इसलिए इनकी वॉइसेस, संरक्षण नहीं है, संवर्धन है। ठीक है, पॉलिटिकल संवर्धन है, राजनीतिक संरक्षण और संवर्धन दोनों है। शायद इस वजह से ये जो दकियानूसी बातें हैं ये ज्यादा हावी हो जाती हैं। आरिफ मोहम्मद साहब का ये दलील है और ये आरोप है। पर मैं अस्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो एक महिला भी हैं और आप उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य भी हैं जो ऐसे कानून और ऐसे नियम बनाता है जिसमें कि दीवार पर भी अगर तलाक लिख दिया जाए तो तलाक हो सकता है। एक महिला होने के नाते आपका दिल नहीं दुखता कि इस तरह के कानून को बदलना चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा ट्रिपल तलाक का है या फिर मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ का जो मुद्दा है, हम उसी पे फोकस रखें बजाय किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को यानी इस तरीके से अटैक करें। तो बहुत उम्र में बड़े हैं आरिफ साहब मुझसे, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मीडिया में प्रोट्रे किया जा रहा है, मेरा स्टैंड है और मेरा स्टेटमेंट भी है कि ये जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तलाक की फ़ीसद कितनी है आप देख लीजिए। जो एडवांस कंट्रीज़ के पास यानी तलाक की जो रेट है या डिवोर्स की जो रेट है, आप अमेरिका में देखें तो वहाँ 54% है, यूरोपियन कंट्रीज़ में 60, 70, 80% डिवोर्स होती है। हमारी इंडियन सोसाइटी मैं कह रही हूँ क्योंकि भारतीय नारी की जब आप बात कर रहे हैं
तो हमारी इंडियन सोसाइटी में तलाक या डिवोर्स, वेदर इट्स मुस्लिम्स, हिंदूज, किसी का भी आप देखेंगे तो हमारा परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत कम है। पहली बात, पूरे आप लोगों ने तमाम कोई समाज स्टडी में किया है पहली कितना बात, परसेंटेज जी है? बिल्कुल, मैं उसका रेफरेंस दूंगी आपको। दूसरी बात ये है कि समाज में कई तबके हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं। अस्मा तो जी, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ। चाहे वो 4% हो, चाहे वो 5% भी हो, लेकिन अगर एक महिला के साथ भी इस तरह का अन्याय होता है तो आप उसको कैसे जायज ठहरा सकती हैं? दूसरी बात ये है कि यहाँ दो इश्यू के दो पार्ट्स हैं, एक लॉ है, एक लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ। दो पार्ट्स हैं, आप दोनों को एक साथ ना वो करें। तो कानून को बदलना बात नहीं है, कानून का जो एप्लीकेशन है, जैसे कि मर्द को तलाक का हक मिला है तो वो इसका इस्तेमाल अगर गलत कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो यहाँ पे बात मिसयूज की होना चाहिए। लेकिन उसको संरक्षण कौन दे रहा है? जी, संरक्षण कौन दे रहा है? नोबडी इज गिविंग प्रोटेक्शन। आप ये बात समझिए कि देखिए, अगर आदमी को तलाक का हक है, आदमी उसको इस्तेमाल करना है, तो कुरान में जो हुक्म है, फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफ वफ़ारिगुहुन्ना बिमारूफ, यानी अगर आप साथ रखें तो मारूफ तरीके से रखें, अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो वो भी एक सलीके से छोड़ें, बाइज्जत तरीके से छोड़ें। द प्रोसीजर इज़ ग्रेजुअल, यानी कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करना है, 3 महीने में करना है, उसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस हैं, तो उस मुताबिक अगर कोई आदमी उसको इस्तेमाल करेगा तो वो सही होगा। लेकिन अगर कोई आदमी मिसयूज़ करता है, आपके ट्रैफिक लॉज हों, उसको कोई मिसयूज़ करता है, आपके इनकम टैक्स लॉज हों, कोई मिसयूज़ करता है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कानून, इसको अब हम ये बना देंगे, निशाना और टारगेट बनाएंगे। नहीं, तो अस्मा जी, मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ, इसके बाद आपके पास आऊंगी। मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ। आप ये कह रही हैं कि कानून सही है, लेकिन अगर कानून का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए आप लोगों को दोषी ना ठहराया जाए। नहीं, मर्द उसको अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर एक टाइम पे ट्रिपल डिवोर्स देना शरअन, कानूनन, शरीयत में हराम है, मना है, अगर जायज नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है, आप कह रही हैं कि ये ट्रिपल तलाक गलत है, आपने अपने ट्रिपल तलाक आपके कुरान के मुताबिक ये मैं गलत आपकी है। इजाजत से एक जुमला कहती हूँ। अच्छा, पहले ये तरीका गलत है, और दूसरी चीज ये है, ये तरीका गलत है, ये तरीका नाजायज है, और कोई आदमी ऐसा करेगा तो गुनाह करेगा। अस्मा जी, सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये दलील दी है, सायरा बानो के मामले में, ये जो ताज़ा मामला चल रहा है उसमें ये दलील दी है कि मुस्लिम निजी कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है, इसलिए न्यायपालिका इसमें विचार नहीं कर सकती है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्योंकि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिली है। जीनत जी के पास, अस्मा जी, अहमदाबाद वुमेन्स एक्शन ग्रुप का आप देख लें, 1997 अहमदाबाद वुमेन्स एक्शन ग्रुप का आप देख लें, उस टाइम पर भी, या दानियल लतीफी केस देख लें, मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई केस आता है। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। मैं जीनत जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है ये जो बात कह रही हैं ये पूरे मुस्लिम समुदाय में उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, सिर्फ ये इम्प्लीमेंटेशन का मामला है? मेरा सवाल ये है कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी लॉज जो है वो कुरान पे बेस करती है, तो ये ट्रिपल तलाक इज अन इस्लामिक एंड अन कुरानिक। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको जो कहती है, उसको ये कहती है कि इट इज सिंफुल एंड एन इनोवेशन। मैं आपको ये बताऊं कि 1961 में जब भी पाकिस्तान ने अपनी, देखिए मैं पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक पाकिस्तान, बट आई एम टेलिंग यू दैट इन 1961 उन्होंने एक लॉ बनाई महिलाओं के लिए, विच वॉज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव लॉ, और वहाँ उन्होंने ये, जब उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया और वो क्वेश्चन रोटेट किया, और वो क्वेश्चन मेरे पास है, मुझको जनाब मुस्तफ़ा फ़कीह साहब जो मेरे टीचर रहे हैं वो मुझको दिए थे, और उसमें साफ लिखा है कि ये इस किस्म का तलाक इज अनलॉफुल, इट इज सिंफुल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इटसेल्फ कॉल्ड इट सिंफुल एंड इनोवेटिव एंड हेरेटिकल। लेकिन अगर ये सिंफुल और हेरेटिकल है तो फिर इस्लाम में कैसा आया? तो आप इसको इस्लामिक लॉ कैसे बताते हो, आपको कुरानिक लॉ कैसे बताते हो, और इसका प्रैक्टिस अलाउ कैसे करते हो? मेरा सवाल आपसे ये है, और सिंपल है, कि जब ये अल्लाह की कलाम है, हम लोग मुसलमान मानते हैं
कि जो कुरान है वो अल्लाह की तरफ से रेवलेशन है और वो एक मर्सी बन के आया, रहमत। रसूल जो है वो सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। उन्होंने ऐसी महिलाओं की पोजीशन ऊंची करी जहां उनको बेरे करते थे अलाइव, और जहां उनको तलाक तलाक तलाक, ये प्री इस्लामिक कस्टम था। प्लीज नोट, ये बिल्कुल कुरानिक नहीं है। प्री इस्लामिक अरेबिया में ये कस्टम प्रैक्टिस होता था, और वहां जो है आदमी अपनी चप्पल निकाल के फेंकता था, यू आर लाइक माई स्लीपर, और फेंक देता था उसको, यानी आप मेरी चप्पल के बराबर हो, और वो तलाक हो गया। तो मतलब ये है कि ये प्री इस्लामिक लॉ रसूल ने बैन की। एक बड़ी हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने कहा है कि जब ये रुखाना ने ट्रिपल तलाक उनकी जिंदगी में बोला अपनी वाइफ को, और उनको पता चला, रसूल जो कभी गुस्सा नहीं होते थे, खड़े हो गए। गुस्सा आया, उनका चेहरा सुर्ख हो गया, और उन्होंने कहा कि ये किताब मेरी अल्लाह के नाम का मजाक उड़ाते हो जब मैं जिंदा हूं जब तक। तो ये क्या है? ये हम लोग ने, प्लीज नोट कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जब बनी, एंग्लो मोहम्मदन लॉ थी, उसको डेवलप हुआ, वो शरिया पे मैं बड़ा आर्टिकल लिख रही हूँ, और आपको जनाब साहब मैं आपको ज़रूर वो आर्टिकल भेजूंगी। लेकिन असल में बात यह है कि जब आप अपने आप को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हो और मुसलमानों की निगहबानी करते हो, तो क्या औरत मुसलमान नहीं है कि उसकी निगहबानी आप ना कहो या उसको फेंक दो? इंडिया में वो लॉ है आज, एक वुमन प्रेग्नेंट है तो आप उसको तलाक, ट्रिपल तलाक दे देते हो। वो आदमी शराब पी के ड्रंक के नशे में, वो तो मना है इस्लाम में, हराम है इस्लाम में शराब। या आप नशे की हालत में हो, आप गुस्से में हो, आप यानी कि स्लिप ऑफ द टंग हो आपकी, हर किस्म की बेहुदा चीजों से आप इस्लाम का एसोसिएशन। मेरा सवाल ये है कि कौन सा भी मुसलमान ऐसी बेहुदा हरकतों को इस्लाम से कैसे जोड़ सकता है? मैंने तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ा गया है ना, क्यों जोड़ा गया, और उसको हम क्यों इसलिए कि इनके पास लाइसेंस है। अस्मा जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं और लोगों के पास जाना चाहती हूँ। ऑफ द लॉ है, इट्स द कंपेंडियम ऑफ द इस्लामिक लॉ। तो अब ये जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, कुछ चीजें लेकर उसको जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश। हम इस किताब में और बातें करेंगे, इस किताब में क्या लिखा है इस पर और बातें करेंगे, लेकिन आज हमने मुस्लिम समुदाय हमने आज बाहरी लोगों को नहीं बुलाया, सिवाय आप प्रिया हिंगोरानी जी के, क्योंकि आप लॉयर हैं, इसलिए संविधान और कानून में क्या है इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे, इसलिए मैंने आपको बुलाया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम समुदाय के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं महिलाओं की, कि ये जो हमारी प्रथाएं हैं, जो कुप्रथा के रूप में मुस्लिम महिलाओं के ऊपर एक तरह से दबाव बनाए हुए हैं और जिसमें वो अपनी ज़िंदगी में घुटन महसूस कर रही हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उससे बाहर निकलने की उनकी कोशिश है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो अपने आप को कहता है कि हम संरक्षण देते हैं, मगर वो उसकी तरफ शायद उसका ध्यान नहीं है। अब आप कह रही हैं कि वो सिर्फ प्रैक्टिस का मामला है, अगर प्रैक्टिस का भी मामला है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, ये एक बात करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मुस्लिम महिलाओं को अपने लिए लैंगिक समानता की मांग करना गलत है? इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता ये बिल्कुल। लेकिन एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भले ही ये दावा करता हो कि वो मुसलमानों की चुनिंदा संस्था है, लेकिन मैं उससे ऐसा नहीं मानता, कम से कम मैं। दूसरी चीज़, 1973 में बनी हुई वो संस्था है, और उसके बारे में जो इशू है इस वक्त तलाक का, तो वैसे तो मुसलमानों में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जुरिस्प्रूडेंस का है और बहुत सारी चीज़ें हैं, शरीयत है, हदीस है, लेकिन कुरान जो है वो बेसिक चीज़ है। और कुरान में तलाक़ के बारे में कहा गया है कि जायज़ चीज़ों में अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है वो तलाक़ है, लेकिन एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे उसको जायज़ भी करार दिया गया है कि अगर तुम्हारा रहना नामुमकिन हो जाए तो तलाक़ दो। लेकिन उसका तरीक़ा भी बता दिया गया है कि पहली बार एक बार कहो, 1 महीने इंतज़ार करो, अगर इस बीच में तुम्हारा रिकन्सिलेशन हो जाता है तो वो तलाक़ नल एंड वॉइड हो जाती है। मुस्लिम
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को नहीं मानता, और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी जिन लोगों की है, वो इसी स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हैं कि साहब अगर मजाक में कह दिया, नशे में कह दिया, गुस्से में कह दिया, जो कि हराम है, उसमें भी तलाक हो गया। तो इस पर बहस होनी बहुत ज़रूरी है, और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त विचाराधीन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि मुस्लिम महिला को तलाक लेने का भी हक है, क्योंकि ये भी उसको डिनाई किया जाता रहा है आज तक कि वो अपने आप तलाक ले, तो उसको जो खुला के जरिए से अधिकार मिला हुआ है वो भी मिले। और ये कि जो उसके साथ मजाक बना दिया गया है कि दाल में नमक कम है तो तलाक, बच्चे को तैयार नहीं किया तो तलाक, किसी भी बात पे मियाँ को गुस्सा आ जाए तो तलाक, ये मौकरी है इस्लाम की, और इससे ज्यादा बेहुदा काम कोई और हो नहीं सकता। लेकिन कुर्बान जी, एक और सवाल है जी। ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है नहीं, ये केवल गलत प्रैक्टिस है। अगर गलत प्रैक्टिस भी है, अगर मान लीजिए इनकी बात सही भी मान ले और गलत प्रैक्टिस भी है, तो क्या इतने लोग जो इनको फॉलो करते हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं उस पर बताना चाहूंगा। जब शाहबानों के मामले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा कानून चाहता था और जिसके खिलाफ आरिफ भाई ने इस्तीफा दिया, वो जब बन गया तो अली मियां साहब जो उस वक्त के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने एक थैंक्स गिविंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजीव गांधी जी को धन्यवाद दिया कि हम जैसा चाहते थे अपने मजहब को इंटरप्रेट करना, उसकी आज़ादी आपने हमें दे दी, कानूनन दे दी, संविधान के जरिए से दे दी। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमारे समाज में तलाक की, जहेज की बिदत है और हम इन कुरीतियों को दूर करने का काम करेंगे। आज उस काम को हुए 30 साल हो गए। मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितने मुसलमान महिलाओं के मुकदमों का निपटारा किया है, या ये जो बुराई है जिसको कुरीति को अंडरलाइन किया था उन्होंने, उसके खिलाफ कोई जिहाद किया। इसके खिलाफ तो जिहाद होना चाहिए कि ये इतनी कुप्रथा है जो दूसरे जिहाद को जस्टिफाई किया जाता। मैं समझता हूँ कि समाज में रिफॉर्म्स करने को भी जिहाद ही माना जाता है। जिहाद फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। बताना चाहती जी। थोड़ा सा आपके जहन में भी और सबके जहन में भी ये एक मिसकंसेप्शन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, और उसका क्लैरिफिकेशन जरूरी है। जहां एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एवरीबॉडी हैज नहीं गवर्नमेंट के सामने अपने मुद्दे रखता है, या सुप्रीम कोर्ट हम अपने जायज अधिकार के लिए जाते हैं। बहन जी, कि हम नहीं जा सकते? अगर हम समझते हैं कि ये चीज है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया है, तो उसको इस तरह से आप उसकी निंदा ना करें, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक कमेटी है, सोशल रिफॉर्म कमेटी, इस्लाह माशरा कमेटी, समाज सुधार जिसे आप कहते हैं। इसका काम ऑल इंडिया लेवल पर बड़े मेट्रो सिटीज में, गाँवों में, देहातों में इस्लाह माशरे के नाम से, यानी कि समाज सुधार के नाम से, जिसमें हम हमारी कम्युनिटी में महसूस करते हैं कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। आपने बहुत सही कहा कि मर्द को तलाक का हक है, औरत को खुला का हक है। ही हैज द राइट टू डिवोर्स, शी हैज द राइट टू सीक डिवोर्स। और एक थर्ड एग्जिट मैकेनिज्म भी है, और तीसरा मैकेनिज्म ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर ना यानी तलाक और खुला में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो खाजी को भी ये अथॉरिटी है कि ही कैन डिसॉल्व द मैरिज। तो देयर आर 3 मेथड्स। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसका पीरियड है जैसे आपने बताया है, सारा प्रोसीजर बहुत ग्रेजुअल है, सिस्टमैटिक है। अगर यही मैं आपके पास आऊंगी प्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। यानी आप जो सर्विसेज हैं दारुल खजा की, खाजियों की, तो आप उसको पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते ना। नहीं, लेकिन ये मसला नहीं। अगर आप आता है तो पहले अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सब कुछ अच्छा ही कर रहा है, तो तमाम मुस्लिम महिलाओं को अपने लिए न्याय की मांग लेकर कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ रहा है? और वहां पर जाके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये क्यों कहता है कि हमारे मामलों में आप दखल ना दीजिए? सवाल ये है कि क्या उनकी मांगे जो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वो मांग रही, क्या वो गलत है? ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के लिए प्रिया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब तक हमने जितनी बातें की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेंबर हैं वो अपनी तरफ से दलील दे रही हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ बेहतर है, हमारे जो नियम कानून हैं वो बेहतर हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। लेकिन बाकी जितना भी समुदाय, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो ये मानते हैं कि दरअसल अपनी कमियों की तरफ देखने की कोशिश नहीं की जा रही, और इसीलिए बार बार किसी न किसी महिला को उठकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। सायरा बानो ने भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उसने आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 का हवाला देकर अपने लिए न्याय की मांग की है। क्या मुस्लिम समाज अपने अंदर सुधार की तत्परता दिखाता तो उस महिला को वहाँ तक जाने की ज़रूरत पड़ती? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये समय की जो धारा है उसके खिलाफ खड़ा है?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में महिला को एक नागरिक, एक महिला चाहे क्रिश्चियन वुमन हो, हिंदू वुमन हो, मुस्लिम वुमन हो, उसको एक नागरिक, एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आदमी और औरत की इक्वल राइट्स की तरह कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देखा ही नहीं। इसीलिए बहुत सालों से ये मांग रही है कि एक महिलाओं के लिए वी डोंट हैव एन ऑल इंडिया वुमन, वी हैव अ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी वुमन, whereas it is not so for the men। आदमियों के लिए बिल्कुल नहीं है, पर महिलाओं के लिए इसीलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग जो पहले भी करी गई थी, जो जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने भी फिर उठाई निर्भया के केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है सरकारों को कि आप इसको देखें और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्योंकि महिलाओं के जो उनके हक हैं, चाहे वो डिवोर्स के हों, चाहे वो मेंटेनेंस के हों, चाहे वो कस्टडी के हों, चाहे उनके प्रॉपर्टी राइट्स के हों, महिलाओं को एक कानून के अंडर एक इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। विज़ महिला आज की तारीख में हिंदू महिला के, लेकिन क्या आज हमारा समाज इसके लिए तैयार हो चुका है हमारा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सके? क्योंकि जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय सारे समुदायों को अलग अलग धार्मिक रिवाजों को पालन करने का अधिकार था। मेरी बात सुनिए, आज का समाज बिल्कुल तैयार है, जब मुस्लिम महिलाएं भी तैयार है, आदमी भी तैयार है, सिर्फ अगर तैयार नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स पे चला जाता है, और बाकी आम जनता बिल्कुल इसके लिए तैयार है। और कोर्ट तो कह के दलील कर करके थक गए कि इस चीज को आप करिए। आरिफ मोहम्मद खान साहब, क्या ये कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड का घालमेल कर दिया जाता है जब भी इस तरह की बात उठाई जाती है? नहीं, देखिए, पहली बात एक बात समझिए कि ये जो मजहब की आज़ादी की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को गौर से पढ़िए। मजहब की आज़ादी का हक इंडिविजुअल को दिया गया है, किसी कम्युनिटी को नहीं दिया गया है, और ये राइट अनरेस्ट्रेन्ड राइट नहीं है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ है, और सोशल वेलफेयर के कानून बनाने के लिए कोई मजहब आड़े नहीं आएगा, ये भी आर्टिकल 25 में है। ये कह देना कि कानून ठीक है, इंप्लीमेंटेशन क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या पुलिस कर रही है इंप्लीमेंटेशन? बुनियादी सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बोर्ड नहीं कहता, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, वो एक वक्त में दी गई 3 तलाक को जायज मानता है या नहीं मानता। सिंफुल मानता हो अलग बात, लेकिन उसके मुताबिक तलाक हो जाती है या नहीं हो जाती। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है, क्या कुरान में कोई ऐसा तस्वुर है? कुरान कहता है अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक सिर्फ 2 बार है, और 2 बार भी क्या बोलने में नहीं है, कुर्बान साहब जो आप कह रहे थे, सिर्फ 1 बार बोलना काफी है। 3 महीने आयत, पहली आयत 65 चैप्टर की सूरह तलाक की पूरा प्रोसीजर ले डाउन कर दिया है। इद्दत के वो पर्सनल लॉ के मुताबिक, चूंकि ये अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है और इसका मुहाफिज पर्सनल लॉ बोर्ड है, कुरान के मुताबिक तलाक मुकम्मल होती है जिस दिन इद्दत मुकम्मल होती है। जी। इनके मुताबिक जिस दिन आदमी ने 3 तलाक दी उस दिन इद्दत भी शुरू होती है और तलाक मुकम्मल हो जाती है। इनको यह हक हासिल है कि अल्लाह के कानून को बदल दें, इनको यह हक हासिल है कि कुरान में दखलंदाजी करें। कुरान में मेरा बुनियादी सवाल यह है कि यह कह दे के अपना दामन झाड़ लेना कि इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार हैं जो मुसलमान मर्द को यह बताते हैं कि तुम्हें यह हक है कि तुम एक वक्त में 3 तलाक देके बीवी को घर के बाहर निकाल सकते हो। अब इस बोर्ड के मसले से आगे आइए आरिफ साहब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अस्मा जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मत कीजिए। मैं पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूं। नहीं, पर्सनल लॉ की, मैं पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूं, मैं बोर्ड की बात अब नहीं कर रहा हूं। ताहिर महमूद साहब, जब भी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की जाती है और जब भी मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकार की बात करती हैं, एक दूसरा पक्ष उभर कर सामने आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाए। हम तो बहुत अरसों से इस बारे में
मांग कर रहे थे। क्या ये जो मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुस्लिम महिलाओं के सामने रख दिया जाता है, इससे उनकी मतलब एक तरह से मुस्लिम महिलाएं विवश हो जाती हैं और एक बड़ा ये पेचीदा सा सवाल उभर के आता है कि अब मुस्लिम समाज इस पर क्या राय रखें? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तमाशा शुरू से चल रहा है कि मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट करो या अपने पर्सनल लॉ की सड़ी घड़ी ताबीर जो बिल्कुल बेहुदा किस्म की ताबीरें हो रही हैं, या तो उसके साथ जिंदा रहो, उसके साथ खुश रहो, और या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट करो। यानी मुस्लिम कानून को पर दोबारा नज़रसानी करने या उसको रिफॉर्म करने की, जैसे कि और सब पर्सनल लॉ रिफॉर्म हो चुके, उसको रिफॉर्म करने की जैसे कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, या जैसे कि इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट को। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये एक टैक्टिक्स है मुस्लिम लॉ के रिफॉर्म को अवॉइड करने की। और मैं दो तीन बातें जो हैं वो बात ख़त्म हो रही है, जो असल में जो बात होनी चाहिए थी, आप तलाक ट्रिपल तलाक पे आप लोग बात कर रहे हैं, उस पर बात क्लियर कट होनी चाहिए। इसलिए मैं दो तीन बातें बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। कोई भी अगर ये कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या किसी भी पर्सनल लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन है, तो ये बात बिल्कुल बेसलेस है, कोई इसका बेसिस नहीं है, किसी का पर्सनल लॉ का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों की मजहबी आज़ादी का हिस्सा है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, उसका भी ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, मुस्लिम पर्सनल लॉ के किसी उसूल को जो है वो गलत नहीं बता सकता है, अगर ये बात सही है तो हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं रह सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर हिंदुस्तान में नाफिज होना है, नाफिज रहना है, तो सुप्रीम कोर्ट को जैसे और सब कानून की तशरीह करने की पूरी अथॉरिटी है, वैसी इसकी भी है, अथॉरिटी है। मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि 2002 में अभी यहाँ तमाम लोग ये कह रहे हैं, अस्मा साहिबा तक भी कह रही हैं कि एक प्रोसीजर है इस्लाम में तलाक देने का। बिल्कुल सही बात है, प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कुरान में लिखा हुआ है। 2002 में शमीम आरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जब तक आप ये साबित न करें कि आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया है, तलाक नाफिज नहीं होगी। क्या गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने? जिसकी मुखालफत में, जिसको अपोज करने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए, जबकि वो फैसला बिल्कुल उनके अपने कहने के मुताबिक था कि भाई तुम कह रहे हो कि प्रोसीजर है, तो कोर्ट तो इतनी बात कह रहा है कि पहले प्रोसीजर फॉलो करो तब हम तलाक को मानेंगे। लेकिन एक बात ये भी सच है, अब ये मसला ये सायरा बानो के कोर्ट में, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अब ये सायरा बानो के केस में यह मसला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ किसी तकल्लुफ़ के बगैर कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को कबूल कर लिया और ट्रिपल डिवोर्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। जी जी, अदालतों ने महिला अधिकारों के बारे में अपने फैसले दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है? क्या वो जो अदालतों के फैसले हैं वो आम जो मुस्लिम समुदाय है वो उसको उस रूप में ग्रहण कर पा रहा है, या वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है आम समुदाय के ऊपर, मुस्लिम समुदाय के ऊपर? नहीं हो पाता। यही तो आरिफ भाई ने बात कही कि जब ये मामला शाहबानों का आया, तो पूरे मुसलमान जो थे वो अक्रॉस द पार्टी लाइन वो सपोर्ट कर रहे थे कि साहब इस कानून में तरमीम होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। और शाहबानो जो इंदौर से लड़ती हुई सुप्रीम कोर्ट तक आई, उसको कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं गया पूछने के लिए कि बीबी तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों आ गई यहाँ पे। या सायरा बानो के मामले में भी मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई ऑफिस बियरर या कोई मेंबर गया होगा उसकी खैरियत मालूम करने के लिए कि तुमको यहाँ तक। लेकिन जब कानून बन जाता है तो फिर ये होता है कि इस्लाम खतरे में पड़ गया, हमारा मजहब खतरे में पड़ गया। और इसलिए सारी जो मेजॉरिटी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जो जिसको आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, जब उस पर वे किया जाता है तो आरिफ भाई अकेले रह जाते हैं और सारी जमायतें, पॉलिटिकल पार्टी वो एक तरफ हो जाती हैं और राजीव गांधी उस फैसले को मानने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये ट्रेजेडी है, ये त्रासदी है भारतीय मुसलमान की। लेकिन जैसा अभी ताहिर महमूद साहब ने कहा, मैं पूरी तरह से इसके हक में हूँ कि इस्लाम में तो इज्तिहाद का भी कंसेप्ट है। किस बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी कोई सेमिनार किया हो कि भाई इज्तिहाद वर्ड
से ऐसी एलर्जी है कि जैसे पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी अगर इज्तिहाद हो गया। अगर किसी समस्या पे हमने डिस्कशन भी कर लिया तो वो हो जाएगा। सिर्फ वो इस्लाम जो इस कंपीडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बता दिया गया है, हमारे लिए बिल्कुल हम आंख नाक कान बंद करके उसको फॉलो करें, तब तो हम मुसलमान कहलाएंगे, वरना हम इस्लाम से भी खारिज कर दिए जाएंगे, हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया जाएगा। तो इसमें मुसलमान समाज को आने की, जो समाज इस तरह के फतवों से और इस तरह के कानून से पीड़ित है, वो समाज इसके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करता? समाज ने खूब विद्रोह किया है, ऐसा कहना सही नहीं है कि समाज ने नहीं किया, लेकिन पूरी बैकग्राउंड को ध्यान में रखिए। ये मुल्क पार्टीशन हुआ है, बहुत साल नहीं हुए हैं अभी, उसका कहीं एक दबाव है। और जब वो ये देखते हैं कि ये लोग हैं जिनकी हुकूमत सुनती है, ये लोग हैं जो हुकूमत को प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर वो डर के मारे अगर इनकी सुनते होते तो एक बात बताइए मुझे, 1986 में 85-86 में इतना बड़ा आंदोलन चला, शाहबानों को लेके एक्ट पास हुआ, जरा आज सर्वे कराइए, मेरे पास ऑफिशियल फिगर हैं जो मैंने मंगवाई हैं। आज की तारीख में भी सेक्शन 125 में सबसे ज्यादा केस मुसलमान औरतों के हैं अदालतों में। पर्सनल लॉ बोर्ड तो कहता है कि ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ है, क्यों मुसलमान औरत नहीं सुन रही उनकी बात? मैंने तब पार्लियामेंट में कहा था कि अगर शौहर इस्लामी तरीका नहीं अपना रहा है तलाक देने का, तो औरत को भी इजाजत दीजिए कि वो गैर इस्लामी तरीके से उससे मेंटेनेंस हासिल। दूसरी बात ये कहना बहुत आसान है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हजरत उमर, जिनके लिए सही मुस्लिम के मुताबिक जिन्होंने 3 तलाक की इजाजत दी, 3 तलाक देने वाले के साथ वो क्या करते थे? 40 कोड़े लगवाते थे, 40 स्ट्राइप्स। कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी ने भी, मैं बोर्ड का नाम नहीं लेता, किसी ने भी जो बहुत मजहब के बड़े ठेकेदार है, किसी ने मांग की गवर्नमेंट से कि इसमें एक कानून ये और एक लाइन जोड़ दो कि जो आदमी 3 तलाक का इम्प्लीमेंटेशन तो आज ठीक हो जाएगा। आप जो बात कह रहे हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम का एक संगठन में रहना पड़ेगा जो 3 साल तक तलाक देगा। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन करके एक संगठन है, उसने भी एक सर्वे कराया और उस सर्वे में भी आया। एक सेकंड बोलने दीजिए सर, एक सेकंड। औरत को हक नहीं है, 2 औरतें क्वालिफाइड, बोर्ड कहता है नहीं औरत काजी नहीं हो सकती। जरा गौर करिए, अब तो बन गई औरत काजी भले ना हो सकती, लेकिन मुस्लिम महिला आंदोलन नाम का एक संगठन है जिसने मुस्लिम महिलाओं पे सर्वे कराया और उसमें 97% महिलाएं कहती हैं कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आज की तारीख में कोर्ट बार बार मुसलमानों को, उनके पढ़े लिखे लोगों को बार बार आके कहते हैं कि आप एक पहला कदम उठाइए, आके कहिए कि हम चेंज चाहते हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंज खुद ले आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ना हो, पर क्योंकि नहीं लाते। और हमारे देश की महिलाओं को अब बताइए कितनी मुसलमान औरतों मतलब समुदाय की कमजोरियों को एक मेंटेनेंस पे निपटा देते हैं बच्चों के साथ। समुदाय की कमजोरियों का फायदा लेकर राजनीतिक पक्ष अपनी तरह की बातें मनवाना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो छात्र छात्राएं बैठे हैं उनसे सवाल ले लेते हैं, वो आप जवाब दे दीजिएगा। जी मैम, मेरा सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आई मैम से है कि अगर जो कानून आपने लागू किए हुए हैं और वो मेनली दिल्ली जैसे इलाके के अल्पसंख्यक इलाकों में आपने इस मसला कुछ बताया था कि सामाजिक सुधार के आप कार्य कर रही हैं और वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जो वहाँ पे आप कोई कुछ भी मुसलमान बहनों के ऊपर अगर कुछ मसाइल उनके हैं तो उसके लिए हम कंसर्न हैं। नहीं, हम बिल्कुल कंसर्न नहीं है आप, हमारे प्रोग्राम होते हैं, हमारी हेल्पलाइन है, हमारे यहाँ बहनें आती हैं। आप ये मत कहिए कि सिर्फ मुस्लिम समाज में मसाइल हैं, हर समाज में इश्यूज हैं, हर सोसाइटी में फैमिली इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है, आप हमको एक तरह कॉर्नर ना कर दें, हमको डिफेंसिव पोजीशन में ना डाल दें। तो हम कहते हैं कि हर तबका कुछ ना कुछ इश्यूज से। अगला सवाल अस्मा जी, मेरा सवाल। एक मिनट आपके पास माइक आएगा। मेरा सवाल भी मैं आपके मार्फत से आपके संस्थान से सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप वो ठेकेदार हैं जो? हम ठेकेदार नहीं, हम मुहाफिज हैं। आप वो ठेकेदार हैं जो भारत के मुसलमानों को मुसलमान होने के लिए सर्टिफाइड करते हैं? अपने आप को ठेकेदार नहीं समझते हम, वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग। मैम, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। क्या ये तीन बार तलाक बोलना क्या सही है इस भारतीय समाज के लिए? देखिए, जो कानून शरीयत है, अकॉर्डिंग टू द शरिया एप्लीकेशन एक्ट, जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है मुस्लिम पर्सनल लॉ की शक्ल में,
तो यहाँ पर कानूनी जो भी चीज़ें हैं इसमें हम ये कह सकते हैं, जैसा हम कह रहे हैं कि ये प्रोसीजर सिंफुल है, गुनाह है, कोई आदमी ऐसा करता है तो उसने गुनाह किया है। डिवोर्स क्या है, एक सेफ एग्जिट है, उसके प्रोसीजर से देना चाहिए। लेकिन कोई आदमी ये गुनाह करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी निंदा कर बैन क्यों नहीं करते जब वो कुरान में नहीं है? हम कानून उसको को remove चेंज क्यों नहीं करते, करते? हमारा जो कानून है वो स्क्रिप्ट्स, उसको रिमूव क्यों नहीं करते? जी बताइए। मैम मेरा आपसे प्रश्न है कि आप कहती है कि पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान की मान्यताओं को जैसे हैं वैसे ही लोगों को बताता है, जी। तो अगर ऐसा होता तो साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि कुरान की यथार्थ व्याख्या की जाए तलाक देते समय, देखिए जो प्रावधान आप देते हैं। और अगर आप लोग कहती हैं कि आप इतने प्रोग्रेसिव हैं, अगर प्रोग्रेसिव होते तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट को ही ये बोलना पड़ा कि मेंटेनेंस के प्रॉपर प्रोविजन किए जाएं, और ऐसा अभी तो कोई सुधार पर्सनल लॉ बोर्ड में आप लोगों ने नहीं किया। दो बातें इसका जिम्मेदार जवाब में मैं कहना चाहती हूँ, दो बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो कोई लॉ होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ कानूनदा मौजूद हैं, तो किसी मसले या मुद्दे पे उसके एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ बाय द जजेस, उसमें जो फेयर प्रोविजन मिलना था तो उस पे हमारा एतराज था, पहली चीज़। दूसरा ये कि हमारे यहाँ औरत की, बेटी की या बीवी की अहमियत है, इज्जत है। इस्लाम उसको फिर से उसी शौहर के ज़िम्मे नहीं थोपता कि जिसने तुमको तलाक दे दी, डिवोर्स दे दिया, अपने मैरिटल राइट्स और हर चीज़ से उसने डिसोन कर दिया, फिर दोबारा तुम हर साल उसी के पास जाकर हर महीना उससे अपने लिए प्रोविजन लो, मेंटेनेंस लो। इसके बजाय ये जो डिवोर्सी है उसके यानी मेंटेनेंस के दूसरे मेथड्स हैं, उसके भाइयों पर, मर्द रिश्तेदारों पर उसकी जिम्मेदारी है। क्यों होता है और किस हाल में होता है और किस बेबुनियाद और तरीके से करा जाता है, उस पे करिए ना। उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती है मुसलमान कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान? उसको जेल कर देते, उसको उस पे फाइन होता है। लेकिन इंडिया में वो लॉ क्यों नहीं आता है जहां वो कहते हैं कि वो वापस नहीं जाए, ये नहीं हो, वो नहीं हो तो ठीक है, लेकिन उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता है? उसको जेल क्यों नहीं होती है? और नहीं, प्लीज आपने कह लिया, मुझको कहने दे। सबसे पहले ये है कि जब भी कोई भी इंसान ऐसा काम करता है जो अनकुरानिक है, उसको तो आप मान लेते हो, लेकिन उसको सजा भी नहीं देते हो। Point number one. Secondly, what I want to make the point is codification of the Muslim personal law is absolutely an imperative. You see, I have spoken to Dr. Tahir Mahmood Saab, and along with a certain other very literate people, we are planning to make a codification of the Muslim personal law where all this has to be removed. जो कुरान की बात नहीं है उसको कोई भी एक्सक्यूज देके, भले सिंफुल है, भले हेरेटिकल है, भले इनोवेटिव है, पर इसको रहने दो, ये नहीं होगा। तो कोडिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होना चाहिए। देखिए, हमारे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हमारे मौलाना थानवी, अशरफ अली थानवी ने 1939 की एक लॉ बनाए, वे द मुस्लिम विमेन को कभी भी राइट नहीं था डाइवोर्स का, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ तखय्युर means apply any school of law। तो हनीफी स्कूल में मना था तो मालिकी स्कूल ऑफ लॉ में अप्लाई किए, और फिर वो लॉ जो है अशरफ अली थानवी और ए फैजी जो लॉयर थे उन्होंने उसको कायम किया, मुकम्मल किया, और वो लॉ पास हुआ। क्योंकि वहाँ लेडीज जो है, उस लॉ के पास होने के बाद भी आज तक मुस्लिम महिलाओं की स्थिति ये है कि वो अपने लिए न्याय की गुहार करते हुए 37 के मुकाबले में थोड़ी बेहतर हो गई। लेकिन मैं एक बात, अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं, एक बात कह दूं, हमारा असल मसला ये भी है, हमारा असल मसला ये भी है कि लोग जमीन पे खुदा बनने की कोशिश करें। देखिए, बीच में मत बोलिए। अरे अस्मा जी प्लीज, बीच में मत की भी बात सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि हम हिफाजत करते हैं। कुरान में 11 आयतें हैं, एक नहीं 11 आयतें हैं जहां बार बार कहा गया है वमा अना अलैकुम बिहफीज। ये आपको और मुझे नहीं कहा जा रहा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। हमने आपको हफीज बनाकर नहीं भेजा है, आपका काम सिर्फ बात बता देना है। ये असल सारी प्रॉब्लम यही है कि जिस चीज का जिम्मेदारी खुद कुरान भेजने वाले ने अपने ऊपर ली है कि मैं हफीज हूं इसका, यहां पे ये अपने आप में वो जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना जो खुदा की जिम्मेदारी है, ये इसको क्या कहेंगे इस्लामी शरीयत में? आप ये
पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक होने की वजह से ये पता होना चाहिए, किसी को हक हासिल नहीं है। आप अगर ये कहते हैं कि किसी को इस कानून को एग्जामिन करने का हक नहीं है, तो आपको यह हक है कि आप स्टेट की कोअर्सिव पावर को इन्वोक कर सकें इस कानून को लागू कराने के लिए। जी, अगर मैं लागू कर रहा हूं और मैं मुकदमे सुन रहा हूं तो मैं उस कानून को देखूंगा। आप कहते हैं कि ये कानून कुरान के मुताबिक है, ये हदीस के मुताबिक है, और मैं जज हूं, तो मैं ये देखूंगा या नहीं देखूंगा कि क्या 3 तलाक कुरान के मुताबिक जाने की बात इसमें नहीं है, लेकिन मैं अगले सवाल देखूंगा कि क्या 3 तलाक हदीस के मुताबिक है। अगला सवाल मैम, बेरूत के इस्लामी आलिम हैं अल्लामा शमसनी, तो उनकी पुस्तक में एक जिक्र था कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर के समय ऐसे ही तलाकों की काफ़ी संख्या बढ़ गई थी, तो उन्होंने इसकी मजम्मत करते हुए ऐसा तलाक देने वालों का सर कलम तक कर देने का आदेश दिया था। और मैं जानना चाहता हूं, क्या इस्लामिक सूराओं में ऐसा कोई प्रावधान है जो इस्लामी पुरुषों की जवाबदेही तय करता हो कि अगर ऐसा तलाक गलत पाया गया तो उनको भी कुछ ऐसी सजाएं दी जाएंगी? और एक और सवाल है कि क्या इस्लामिक सूराओं का संहितीकरण होना चाहिए, कोडिफिकेशन? जी, कोडिफिकेशन की तो बात आपने की, लेकिन आप बताइए मर्दों को क्या इम्प्लीमेंटेशन की बात कहते हैं, या फिर उसको यानी मर्द जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर एनफोर्समेंट के लिए कुछ पावर होना चाहिए, तो खाजीज को एम्पावर किया जाए ताकि ऐसी जो महिलाएं आती हैं तो खाजी के यहाँ अपना मसला लेकर आए और वो उस तरीके से उसको। लेकिन इतने सालों में आपने किसी को है ना पढ़ा हुआ है ना, आप जानते हैं। कोई और महिला, कोई लड़की सवाल करना चाहती है? मेरा खास तौर से अस्मा जी से सवाल है। मैम, वक्त के साथ परिवर्तन निश्चित है, लेकिन आज भी देखा गया है कि कोई महिला इमाम नहीं है, आखिर क्यों? देखिए, हमारा जो मजहब है इसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है, इक्वालिटी है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस यानी कि जिस तरीके से हमारे अंदर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मगर इसके माने ये नहीं होते कि हम में इनइक्वालिटी है। तो जिसने हमको बनाया उसने हमको एग्जेम्प्ट किया, ऐसा नहीं कि हमको डिग्रेड किया गया या हमारा पोजीशन लो हो गया। आपको एग्जाम किया, लेकिन आपने उसको डिग्रेडेशन में ला दिया। नहीं, आपने उनको बराबरी का हक नहीं माना। तो केरला में जो मुसलमान औरतें लीड कर रही हैं प्रेयर, वो आपके हिसाब से गलत है? चाइना में देखिए आप कितने इमाम रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो हिजाब पहनती हैं, तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने। तो हमारे यहाँ विमेन लीडरशिप है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शी वाज द लीडर, एंड कई सहाबा उनके पास जाते थे और अपने मसाइल के लिए उनको यानी एज एन अथॉरिटी मानते थे। तो इस तरीके से जो सर्विसेज हजरत आयशा, एक आखिरी सवाल मैं आयशा जी आपसे जानना चाहती हूँ, एक आखिरी सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अब इस मसले की व्याख्या करेंगे और हम फैसला देंगे। आप लोग इससे सहमत है? सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देता है मुस्लिम महिला के इस तलाक के अधिकार को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे, ये बताएं। इस तरीके से लेते हैं कि ये ट्रिपल तलाक का इश्यू एक तरीके से मुस्लिम समाज को घेरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रास्ता बनाया जाए। मैं कहती हूँ बहन को पहले हिंदू एक्ट के तहत सिखों को फर्स्ट लाइए, या हिंदुओं में खुद कई डिफरेंसेस हैं नॉर्थ और साउथ में, तो आपके पास यूनिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि वन कंट्री वन लॉ फैसला दे दे तो आप एक्सेप्ट करेंगी, और अगर नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ जाएंगी। हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, हम अपनी आइडेंटिटी, हमारी जो शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी रहना चाहिए। क्या मतलब है इसका? बचा के रखना चाहते हैं हमारी पहचान को। हम अगर बचाने के लिए हमारी आइडेंटिटी अगर ये है, हमारी आइडेंटिटी अगर ये है कि मैं एक बार में 3 तलाक कह के अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल सकता हूं, हमारी आइडेंटिटी अगर इसमें है कि मैं एक वक्त में 4 शादियां कर सकता हूं, तो ये आइडेंटिटी गैर इस्लामी आइडेंटिटी आ रही है। ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी इस्लाम मुखालिफ आइडेंटिटी है। ये मसले का इस तरह इस्तेमाल करना, समुदाय के तमाम पक्षों को जनता के सामने लाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस मसले को लेकर, खासतौर से ट्रिपल तलाक और बहुपत्नी प्रथा को लेकर लोगों के अंदर किस तरह की भावनाएं हैं। अच्छा हो अगर ये मसले अपने समुदाय के अंदर उठाए जाएं और इस पर बहस की जाए, और मुस्लिम लॉ में अगर सुधार की आवाज इस समुदाय के अंदर से उठे तो शायद जो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती रही है अब तक, उसको रोका जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।